वो सवाल हल नहीं होने जा रहा है। हम इस सवाल को उठाएंगे, इस सवाल को उठाएंगे तो केंद्र में, प्रदेश में यह बात जाएगी, इस देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन तक जाएगी। और जो भी आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों का अलग अलग मैं नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, वो जब चुनाव आएंगे तो उनको लगेगा कि चैनपुर क्षेत्र की जनता का सवाल है कर्जा माफी, बिजली बिल माफी, तमाम सवाल है। तो वो अपने मैनिफेस्टो में, सब अभी बिहार में चुनाव हुआ है, दबाव में आके नीतीश जी ने कहा कि 150 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। हालांकि सरकार उनकी बन गई है, देंगे कितना देंगे तो उनके ऊपर है, तो जनता कितना करा पाएगी उनको। लेकिन उनको बात डालना पड़ा ना कि 150 यूनिट बिजली फ्री डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम जैसे लोगों ने गांव गांव जाके, गली गली जाके तरफ जनता को कन्विंस किया, समझाया, और यह सवाल बना। तो आप जब बोलिएगा तभी, सुनिए भैया, आप जब बोलिएगा तभी यह सवाल बनेगा, और सवाल बनेगा तो उनकी मजबूरी बन जाएगी कि अपने मैनिफेस्टो में ये सवाल हल होगा। तो ये बात करने के लिए मैं आया हूँ। और दूसरी चीज, ये जो बिजली का मामला है, आप सबको पता है, ये जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने पर दो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे अंग्रेज जब आए थे, जो इस देश की जो उत्पादन की जो चीजें थी उसको अपने हाथों में, भैया सुनिए ना, अरे मीटिंग में अलग मीटिंग कर, अरे नहीं तो गड़बड़ा, हम विश्रांत रहो। तो वो अंग्रेजों से छीन के इस देश में जब सरकार बनी, देश में चुनाव हुआ, तो उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि देश के नाम, सरकार के नाम में हुआ। लेकिन अभी जो सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, इस देश के जितने भी नामी गिरामी कंपनियां हैं, जो संस्थान है, उसको निजी हाथों में बेच रहे हैं। बिजली है, आप सबको पता है, पंजाब में जो जाने वाले लोग होंगे वो जानते होंगे, कृषि योग्य बिजली फ्री है। जो कृषि का बिजली है, खेती के लिए बिजली फ्री है, और भी आम उपभोग की 200 यूनिट बिजली फ्री है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, केरल में फ्री है। आप चले जाइए, आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसा ही पिछड़ा राज्य जो भी है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनी, वहाँ भी बिजली फ्री है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो रामराज है, योगी बाबा का राज है, हाँ, लेकिन यहाँ बिजली क्यों नहीं फ्री है? आप सबको पता है कि तब जब हम लोग 100 वाट का बल्ब जलाते थे तो मात्र 222 रुपया बिजली का बिल देते थे। आज हम लोग 9 वाट का बल्ब जला रहे हैं, जो पियलवा 9 वाट का है, हम लोग आज समय बिजली दे रहे हैं 500 से ऊपर दे रहे हैं। तो व्यवस्थाएं और देश का बिजली विभाग निजी हाथों में जा रहा है। तो निजी हाथ में, क्योंकि मान लीजिए प्राइवेट से, मान लीजिए कोई फूफा का दुकान है, अगर सिर्फ इन्हीं का एक दुकान रहे तो मनमानी भाई चाय बेचेंगे, 10 की जगह 15 बेचेंगे। आपको पीना है तो मजबूरी है, आप पिएंगे, नहीं पीना है तो भैया आप कहीं जाएंगे। उसी तरह आप सबकी जीवन की जरूरत बन गई है बिजली। बिजली के बगैर एक आदमी रह नहीं सकता, क्योंकि माटी की तेल मिल नहीं रहा है। तो ये जो है सरकारें जो है कि बिजली विभाग को निजी कंपनियों में दे रही है, और निजी कंपनियां स्मार्ट मीटर लगा रही है। आप सबको पता होगा, स्मार्ट मीटर में फंडा ये है कि आप 1000-1200 रुपया रिचार्ज किए रहिएगा, पता चलेगा कल अपन मन में कट जाएगा। बिहार में इसके लिए बकायदा बवाल चल रहा है। आप देख रहे हैं बिजली का बिल कैसे हद से ज्यादा, बिजली से परेशान है ना, बिजली बिल से लोग पूरे गाँव तक आ रहा है, बिजली बिल से परेशान है लोग। तो निजी हाथों में बिजली न जाए। और दूसरी चीज मांग, हम लोग का 5वां मांग है कि गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों पे जो बुलडोजर चल रहा वो न चले। अब बुलडोजर कैसे चल रहा? अभी जो सरकार का जो फरमान आया है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, इसको पता के लीजिए। अभी पूरी आजकल उत्तर प्रदेश, बिहार का जो नियम था कि ग्राम सभा का जो भूमि का जो संरक्षक होता था, अध्यक्ष होता था, ग्राम प्रधान होता था। मान लीजिए ग्राम प्रधान होता था और गांव में कोई बचत की जमीन है तो उसको महसूस होता तो फलाना मजदूर के पास जमीन नहीं है तो उसको पट्टा दे दे। एसडीएम से पारित करा के और अपने बैठकों में प्रस्ताव करा के, मीटिंग करके उसको जमीन दे दिया जाता था। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, इस देश में जितने भी नामी गिरामी कंपनियां हैं, तो उन लोगों को गांव के जो गड्ढा के जमीन है, टी की जमीन है, सीलिंग की है, ऊसर है, पर्ची है,
नवीन पड़ती है, आबादी है, ये जो भी मतलब बचत की जमीनें हैं, इन जमीनों को नामी गिरामी कंपनियों को देने की ये सोच रही है, कर रही है। इसका सीधा उदाहरण है, आप सबको पता है कि यही कुशीनगर में आप सोशल मीडिया पर आप नौजवान साथी देखते होंगे, 75 घरों को बुलडोज कर दिया गया। मतलब वहाँ बसे कौन थे? एक भी मुसलमान नहीं था, उसमें बसे थे हम ही जैसे गरीब गुर्गे लोग को बुलडोज करके जो ढा दिया। अब वो दे देगा बड़े उद्योगपतियों को। अच्छा मान लीजिए अडानी अगर सोनबरसा में आ जाए और एक किराना का दुकान बढ़िया खोल दे, उसमें थोड़ा बेहतरीन और खूब सुंदर चीजें मिलेगा, आम जनता तो अडानी के ही दुकान में जाएगी, क्योंकि छोटे थोड़ा सस्ता देगा, और छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, खैले बिले मर जाएंगे। उसके बाद जब बाकी दुकानें बंद हो जाएगी तो वो मनमाने तरीके से लेगा। जैसे अभी आप लोग मोबाइल वाला सिस्टम देखिए, जब मोबाइल जियो आया फ्री में रिचार्ज दिया सबको, है कि नहीं भाई? उसके बाद जितने भी टेलीकॉम कंपनियां थी सब बंद हो गई। वोडाफोन था, आइडिया था, वीडियोकॉन था, ठीक नहीं? उसके बाद सब बंद हो गए, बच गया इक्का दुक्का, एक एयरटेल बच गया, वो बच गया। बीएसएनएल भारत सरकार की जो कंपनी, वो तो बंदे कर दिए सब, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब नहीं है तो वो मनमानी तरीके से लेगा। उसी तरह पूरे देश में अडानी अंबानी का राज होने वाला है, ये चीज इसके सवाल। और दूसरी चीज, हमने जो मर्जर के नाम पे स्कूल बंद हो रहे हैं, उसके स्कूल तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो बात कर रहा हूँ, ये शिक्षा का ही देश। आप सबको पता है, थोड़ा सा मैं इसको लंबा लाऊंगा। यह जब देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद हुआ था तो तमाम इस देश के लोगों ने, कई लोगों ने कहा ये देश भाई कुरान से चलेगा, बहुतों ने कहा कि नहीं पुराण से चलेगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष हुए, उन्होंने कहा न पुराण से चलेगा न पुराण से चलेगा, भारत देश के संविधान से चलेगा। तो उनके नेतृत्व भारत का संविधान लिखा गया, उसमें तमाम उनकी कमेटियों में लोग रहे, लेकिन अहम योगदान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रहा। उसमें आपको शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब चीज जो आपके जीवन की मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत सुविधा है, उसको सरकार मुहैया कराए, उसका नियम बनाया गया। लेकिन अभी योगी जी की सरकार आई है, योगी जी की सरकार ये कर रही है कि 27,000 स्कूलों को, ये करी कि 50 बच्चे जिस स्कूल में कम होंगे उन स्कूलों को बंद करके किसी दूसरे स्कूलों में मर्जर कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो हम कह रहे जो बच्चा अभी 1 किलोमीटर दूरी पे नहीं जा रहा पढ़ने, बड़ा धकियाना पड़ रहा है, तो 2 किलोमीटर दूर पे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो मर्जर के नाम पे योगी सरकार जो है कि 27,000 स्कूलों को प्रदेश में बंद करने जा रही है, और स्कूल एक तरफ बंद कर रही है, और दूसरी तरफ वही योगी सरकार ये कर रही है कि 27,000 कंपोजिट शराब की दुकानें गांव-गांव तक खुले। यानी कंपोजिट शराब का मतलब आपको गांव में ही इंग्लिश की दारू, देसी दारू, बियर, ये सब गांव में ही मिल जाएगा। अभी तक ये था कि अगर किसी आदमी का मूड बना दारू पीना, चौराहा पे जान करे यार स्टॉक लगा था, सवेरे चल जाए, आसानी से, अब आसानी से यही मिल जाएगा आपको, आसानी से ही मिल जाएगा। तो गप बदन मार लेंगे, और जब गप बदन मार लेंगे, जाहिर सी बात है पड़ोसी से लड़ेंगे, मेहरारू से लड़ेंगे, बच्चों से लड़ेंगे, क्योंकि दारू पीने के बाद आपका सारा आपका खत्म हो जाता है। तो इस सरकार की नियत है कि ये देश का मजदूर किसान पढ़े नहीं, दारू में मस्त रहे, उसका तो माल आता रहेगा, टैक्स आता रहेगा, आप आपस में लड़ते रहे। क्योंकि पढ़ेंगे तो जैसे मैं आके यहाँ आप लोगों के बीच में कन्विंस कर रहा हूँ आपको, आपके सवालों पे आपको मैं जगा रहा हूँ, इसी तरह इस देश का मजदूर जागेगा तो सरकारों की नींद हराम होगी। इसीलिए इस साजिश को आप समझिए, आप सब नौजवान समझिए, ये साजिश है सरकार की कि स्कूलें बंद कर दिया जाए। और शिक्षा इतना महंगा हो गया, मजदूर आदमी के लिए बढ़िया शिक्षा लेना मुश्किल है। आप जाइए 4 घंटा तक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम हो रहा है स्कूलों में, सही शिक्षा मिल नहीं रहा है। तो ये साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लोगों को बोलना होगा। और लास्ट सवाल जो है कि आप सबको पता है कि मैं, मेरी जितनी भी समझ है,
चैनपुर सोनबरसा में कोई बात नहीं। अगर चैनपुर में कोई बड़ी राजनीतिक बात होती है तो उसमें जरूर मैं बाहर नहीं था। आप सबको पता है जब पुल टूटा था मैं उसमें बाहर था। तुरंत मैंने अधिकारियों के पास उसका फोटो किसी ने भेजा हमारे पास, मैं तुरंत मंगाया और तुरंत अधिकारियों के पास मैं जो है कि उसको भेजा और लिखा भी और अपने सोशल अकाउंट पे भी डाला, ट्वीट भी किया। और उसके एक सप्ताह आने के बाद लगातार स्कूल के लिए हम लोगों ने जल सत्याग्रह किया गया, धरना दिया गया, लड़ा गया, भिड़ा गया। उसी दौरान आप सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं, उसी दौरान आपके ग्राम सभा चैनपुर में भी मनरेगा में धांधली हो रही थी। तो हम यहीं पे सदस्यता अभियान नौजवान सभा के घर घर जाके 5 रुपया 2 रुपया लेके मैं नौजवान सभा की सदस्यता चला रहा था। पता है ना, घर घर जाके मैं सही बात है। उसी दौरान मैं सदस्यता चला रहा था। आपके जो संजय मौर्य है, संजय मौर्य ने हमको फोन किया, वही राजेश भाई की दुकान फोन किया। उन्होंने धमकी देने लगे कि सोनबरसा में नेतागिरी कर चैनपुर बनाए ठीक करा के। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा भी था, आप लोग सुने होंगे, है कि नहीं? शुरू से वो खर खाए हुए थे। तो मेरा सवाल, मुझे जनता, मैं भी चुनाव लड़ा था तो मुझे 18 से 75 लोगों ने वोट दिया। तो मैं जीतू हारू वो अलग विषय। मुझे लगा कि चैनपुर को लोगों ने मुझे वो सम्मान दिया। तो मैं जितनी समझ, मैं आपके लिए खर्चा तो चलाऊंगा नहीं, आपका घर द्वार तो बनवाऊंगा नहीं, मेरी क्षमता तो है नहीं, लेकिन आपका जो राजनीतिक सवाल है उस सवाल पे मैं बोलूंगा और मैं बोलता भी हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो वही मैं बोल रहा था, इन्होंने हमको धमकी दिया, ये लोग खर खाई होती। उसी तरह ग्राम सभा सोनबरसा में 50 लाख का 80 लाख का कमाया, मेरे पास कागज। इसके लिए मैंने जांच कराया, 2 बार जांच हुआ, धरना पे बैठे, हमको पैसा दे के जो अखिलेश सिंह जो एसओ था, हमको जेल भी भेजा गया। आप सबको पता है ना, ये लोग हमको पैसा दे के खरीदना चाहे तभी नहीं खरीद पाए, हमको डराना चाहे नहीं डरा पाए, जेल भेजे फिर भी नहीं वो लोग डरा पाए। अब उन लोगों ने किया क्या कि यहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है नेबुआ नरोइया के इर्द गिर्द एक ग्राम सभा है नरचुचवा। नरचुचवा का एक नाचने गाने वाली महिला है, उसको पकड़ के संजय और मनोहर ने हमको गैंग रेप का आरोपी बनाया सर कि मैं 8 बजे रात को जनवरी में 8:30-9 बजे नहरी पर मैं उसके साथ बंदूक दिखा के रेप किया। मुझे और एक जो हमारे साथ जो लड़का बैठा था धरना पर, उसको मैं गैंग रेप का आरोपी हूँ। उसके बाद मैंने जाके अधिकारियों को बताया, उस महिला के बारे में मैंने पता किया। वो महिला मुझे ही नहीं कई लोगों को ऐसे फंसाई थी, फंसा के पैसा लेना और मामले को सुलह करना उसका एक काम है बाकायदा। तब मैंने वहाँ के सीओ साहब थे, उनको बताया, सब अधिकारियों ने जांच किया तो ये पता लगा कि ये जो जांच वाच कराते हैं उन लोगों के खिलाफ लिखते पढ़ते हैं, इसी क्लैश में लोगों ने इनको फंसाया। तो बाकायदा उस पर सीओ साहब का रिपोर्ट आया है, हमारे पास आया है, आप लोगों को मैं दिखाया भी एक दो लोगों को कि मैं मतलब निर्दोष हूँ। तो मुझे फंसाया जा रहा है और मैं कह रहा हूँ चलिए वो आपकी जितनी समझ है, ये आपके संजय मौर्य और मनोहर लाल साहनी का काम है, ये लोग कर रहे हैं और मेरे पास डाटा है, अभी मैं दिखा सकता हूँ। हम कह रहे हैं आप सही है तो एक एक चीजों का हिसाब दीजिए ना, है औकात आपकी, आप जरा विचार करिए। आप जिसको वो दीजिए या न दीजिए वाला आपका विषय, आप विचार करिए। मात्र 5,000-7,000 रुपया वेतन पाने वाला एक ग्राम प्रधान 5 सालों में 80 लाख 1 करोड़ का मालिक कहाँ से बन जाता है? कौन सा नौकरी करता भैया, कौन सा पैसा? इसको थोड़ा मेंशन करने, विचार करने की जरूरत है। आप लोग विचार करें, और इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि भैया हमारा पैसा नहीं है, हमको चुनाव में पियोले बटलही बा, 500 रुपया दे बा। आप उतना ही अपना अधिकार समझिए। 500 रुपया में यही जनता, 1000 रुपये में यही जनता अपने आप को 5 सालों के लिए मतलब गुलाम बन जाती है, अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देती है 500, 1000 का एक बोतल के लिए। तो इस बात को समझने की जरूरत है और वो देखते ही देखते कोई 50 लाख का मालिक बन जाता है। तो जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। तो हम कह रहे हैं कि जो जांच हुआ है, जांच पे कार्रवाई हो। इन सवालों पे मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि 8 दिसंबर को सिसवा ब्लॉक पे 1 दिवसीय घेरावा है। इसलिए है कि यह सवाल सिर्फ मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना राजनीतिक मामला नहीं, क्योंकि मैं अगर राजनीति से
अपना घर द्वार चलाता जब मैं कमाया होता तो मैं सन 2007 से ही कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले आप लोगों के बीच में हूँ। मैं मेरी भी हालत वही है ना, मैं जोड़ तोड़ की राजनीति किया होता तो अब तक मैं किसी और संगठन में होता, लेकिन नहीं, आपके सवाल को उठाना है। तो 8 तारीख को आप लोग सिस्मा ब्लॉक पे समय 11 बजे आ जाइए। आएंगे तो वहाँ के रहे अधिकारियों से बात होगी, ज्ञापन दिया जाएगा और इसको प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन जब होगा, इस देश की जो बड़े मीडिया है, इस देश के अधिकारी कर्मचारी हैं जिले के, सब लोग जानेंगे, इस बात को शासन तक पहुँचाएंगे कि सिसवा क्षेत्र की जनता कर्जा माफी के सवाल पे सड़क पे आ रही है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो समूह है, समूह के कर्जे पे आ रही है। समूह का जो मामला है आप सबको पता है, इस देश की हालत ऐसा किया गया है कि मात्र गरीबों का कि वो खैले बिना मर रहा है। तो सन 2014 के बाद से ही मोदी जी की सरकार में माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो समूह जैसी कंपनियां आई और पैसा चिंता नहीं है। आप जाइए बैंक पे सस्ते दर पे बड़े उद्योगपतियों को कर्जा मिल जाता है और वही पैसा लेके हमारे गरीब भाइयों के बीच में समूह पे पैसा देते हैं, एक डेरे लेते हैं। और यहाँ तक आरबीआई का गाइडलाइन है, आप लोग पढ़िए नौजवान साथी, गूगल पे भी सर्च कीजिए। आरबीआई का गाइडलाइन है कि कोई भी समूह का एम्प्लॉय 10 बजे के इधर आ ही नहीं सकता पैसा वसूलने, और शाम को 4-5 बजे के बाद वो रह ही नहीं सकता। लेकिन ना ही किसी कर्जदार को दबाव डाल सकते हैं। अगर कर्जदार 500 रुपया सप्ताह अगर उसका आप समूह बनाए हैं किस्त अगर नहीं दे पा रहा है तो आपको जरूरत पड़े तो 50 रुपया सप्ताह बनाइए, बेशक 50 रुपया सप्ताह लीजिए, लेकिन उस पर आप दबाव नहीं डाल सकते, उसको विवश नहीं कर सकते। हालात है कि गांव में देखा जाए, बहुत सारे ऐसे गांव में 2-4 घर ऐसे हैं जो कर्जा के पैसे खाते हैं, है कि नहीं। बहुत सारी महिलाएं